एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता। आज की सेशन में हम लोग लास्ट क्लास में जो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 दैट इज राइट टू फ्रीडम शुरू किया था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राइट टू फ्रीडम में हमने सबसे पहले जो आर्टिकल नंबर 19 है उसे समझ लिया था। उसके अंदर जो 6 स्वतंत्रताएं आती है उन्हें कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से याद करने की कोशिश की थी। लास्ट क्लास नहीं देखी है तो जरूर से उसे देख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर, ये देखो ये हमने क्या याद किया था, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आने वाली 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, और ये थी इसकी स्टोरी जिसको आप जाके क्या कर सकते हो, लास्ट क्लास के अंदर चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 जो कि क्या है हमारा राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल नंबर 2 है। मतलब राइट टू फ्रीडम में सेकंड आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल नंबर 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या मतलब है इसका, अपराध किया गया है कोई यदि, तो आपके पास क्या क्या सेफगार्ड्स मौजूद हैं। यदि आपके पास अपराध सिद्ध हो जा रहा है, आपके ऊपर कोई दोष लगाया जा रहा है, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या सेफगार्ड्स हैं, क्या क्या सुरक्षा आप क्या कह सकते हो अपने बचाव में। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास अवेलेबल है। इसके भी 3 क्या है, सब क्लॉजेज हैं। इतना याद रखने की जरूरत तो है नहीं, वैसे इतने याद करने से आपका काम बन जाएगा, लेकिन समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, पहली चीज क्या कि आपके ऊपर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो आपके पास क्या उपाय है। पहली बात तो ये कि इसके अंदर लिखा गया है, ध्यान से लाइन को सुनना, कि जिस दिन आपने अपराध किया है उस दिन यदि उस अपराध के संबंध में कोई कानून मौजूद नहीं है तो आपको सजा नहीं दी जा सकती। समझ में आई बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी 2 लोग हैं। ठीक है, समझना इस लाइन को, ए और बी 2 लोग हैं। ए ने बी पर इल्जाम लगाया कि आपने मेरे घर पर क्या किया है, आके आपने मेरे घर पर चोरी की है। ठीक है, आपने मेरे घर पर चोरी की है। बी क्या बोलता है, ठीक है मान लो कि एकदम एक बार के लिए बात मान भी ली जाती है, मैंने चोरी की है, तो लेकिन मैंने चोरी कब की थी बताओ। चोरी मैंने की थी मान लो कि 1 जनवरी 2025, मतलब साल के पहले दिन मैंने चोरी की थी। उस दिन, उस पर्टिकुलर डेट तक हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून मौजूद नहीं था जो चोरी करने पर सजा सुनाता हो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, डेफिनेटली हमारी कंट्री में ऐसा कानून अवेलेबल है जो चोरों को सजा देता है, लेकिन हम समझने के लिए मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, 1 जनवरी, ये बी क्या कहता है, 1 जनवरी 2025 को ऐसा कोई कानून ही नहीं था, मैंने चोरी कर लिया, मुझे सजा नहीं हो सकती। आज को यदि सरकार ने, और आज यदि हम बात करें फिलहाल के लिए क्या चल रहा है, मई 2025 में यदि सरकार ने चोरी के लिए कानून बना दिया, चोरी के लिए आप क्या बन चुका है, कानून बन चुका है कि आपको एक बार चोरी यदि आपने की है तो उसकी ग्रेविटी के हिसाब से आपको सजा सुनाई जाएगी कि कितना आपने चोरी किया है, किस तरीके की काम किया है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको मान लो 2 साल की सजा सरकार सुना रही है। लेकिन बी क्या कहता है, जिस दिन मैंने चोरी की थी उस दिन तो कानून ही नहीं था, अब आप मुझे पीछे से क्यों सजा सुना रहे हो, मुझे पता होता उस वक्त तो मैं करता ही नहीं। ठीक है, तो यदि जिस दिन आपने अपराध किया है उस दिन यदि उस अपराध के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है तो आपको उसके लिए सजा नहीं सुनाई जा सकती। ये आपके पास कहने के लिए है कि आपने जिस वक्त अपराध किया है उस वक्त यदि कानून मौजूद है तो आप सजा सुनाने के सजा आपको सुनाई जा सकती है, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज इसमें क्या है, दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं सुनाई जाएगी। मान लो कि चोरी के लिए फिर क्या बोले, ए ने बोल दिया कि भाई तुम्हें नहीं पता था, उस दिन भी कानून अवेलेबल था, एक दूसरा कानून कुछ गिना दिया कि कानून अवेलेबल था, तो अब आपको क्या दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। ठीक है, ए वैसे क्या करता है, मान लो कि किसी दुकान पे चलो छोड़ो अभी इसको छोड़ो, ए को क्या बोला कि अब आपको सजा सुनाई जाएगी, ए ने बोला कि ठीक है भाई अब तो सजा क्या है, कानून था मुझे नहीं पता था, अब क्या है सजा सुनाई जाएगी तो सजा सुना दो। लेकिन एक अपराध किया है चोरी का तो 2 साल की सजा है, उस पर तो 2 ही साल की सजा तो दोगे, क्या उसे 4 साल की 2 बार सजा दे सकते हो क्या, एक कोर्ट ने अलग सुना दिया, एक कोर्ट ने अलग सुना दिया, ऐसा नहीं होगा। एक अपराध के लिए 1 बार सजा। दूसरा क्या होगा, खुद के खिलाफ गवाही नहीं, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए उसे उकसाया नहीं जाएगा, उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा कि आप खुद बोलो कि आपने चोरी की है या फिर क्या
क्या है, उससे बुलवाया जाएगा, लेकिन टॉर्चर नहीं किया जा सकता। वो खुद कबूल कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सबूत लाओ और सबूत ला के उसको दिखाओ कि आपने देखो ऐसा ऐसा काम किया है। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 20 कि अपराध आपको दोष सिद्ध ठहराया जा रहा है तो आपके पास क्या क्या संरक्षण है। एक अपराध के लिए क्या बोल सकते हो, एक अपराध के लिए, इसको लिख लो एक बार। वैसे ना इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप पीडीएफ में जाकर देखोगे ना तो आपको चीजें वहां पे दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। तो वहां पे आप लोग चेक कर लेना कि क्या क्या चीजें वहां पे लिखी गई हैं। ये सारी चीजें मैंने वहां पे लिख रखी है, पीडीएफ के अंदर आपको दी हुई है कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगी, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको जबरदस्ती आपसे नहीं की जाएगी, और जिस दिन यदि आपको ने कोई अपराध किया है उस दिन यदि कोई कानून मौजूद नहीं है उस अपराध के लिए तो आपको सजा नहीं सुनाई जा सकती। ये सारी चीजें आगे आप पीडीएफ में देख सकते हो, उसके अंदर लिखी हुई है। नॉर्मली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि अपराधों के खिलाफ दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसको हम शॉर्ट में क्या भी बोलते हैं, जीवन का अधिकार भी बोलते हैं। क्या भी बोला जाता है इसको, जीवन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मैं पहले बता रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल नंबर 20, इसलिए ही मैंने इसकी डिटेल को लिखवाने में भी क्या किया, थोड़ा सा बोला कि आप खुद ही पढ़ लेना। आर्टिकल नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत वाइड भी है, वाइड मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। जीवन, जीवन का अधिकार बोल रहे हैं इसको, तो जीवन के अधिकार में तो क्या चीजें नहीं आ सकती है आप बताओ। अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी चीजें जरूरी है, अच्छा पानी, अच्छी हवा, सोना, खाना, उठना बैठना, सब इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंदर लिखा गया है कि राज्य आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं कर सकता। मतलब यदि विधि से कोई प्रक्रिया स्थापित कर दी गई है तो आपको प्राण के अधिकारों से, जीने के अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति कौन सी हो सकती है बताओ। मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको क्या, पहले तो इस डेफिनेशन को लिखो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो, राज्य किसी व्यक्ति को, पहली बात तो क्या लिखा है यहाँ पे, किसी व्यक्ति लिखा है, मतलब किसी व्यक्ति लिखा है, इसका मतलब क्या है बताओ। इसका मतलब है कि ये जो राइट है आर्टिकल नंबर 21 विदेशियों को और नागरिकों को दोनों को उपलब्ध है, ठीक है। राज्य किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं कर सकता, वंचित नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि विधि द्वारा प्रक्रिया स्थापित हो गई है, विधि ने ऐसा बोला है कि आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जा सकता है, इस परिस्थिति में तो आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है, आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, आप उसको लिमिट किया जा सकता है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है, तो मर्डर के लिए सरकार ने क्या बनाया है, कानून बनाया है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, आईपीसी वगैरह की धाराएं लगती है, जिसको अब हमने क्या कर दिया, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब मिलके हमारी क्या एक कानून बन गया है, बीएनएस बन गया है, भारतीय न्याय संहिता। उसकी किसी धारा में आप लोगों को मर्डर के खिलाफ क्या दिया जाएगा, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, आपका जीवन भी छीना जा सकता है। वो किस तरीके का आपका केस है उस पर डिपेंड करता है कि आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या फिर आजीवन कारावास मिलेगा या फिर आपको फांसी की सजा मिलेगी। मान लो कि आपने बहुत, मतलब कि किसी व्यक्ति ने ऐसा हीनियस क्राइम किया है, मर्डर किया है बहुत ही गलत तरीके से, तो आपको उसमें क्या दिया जाएगा, कैपिटल पनिशमेंट या फिर फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी की सजा कैसे दी जा रही है,
कानून के माध्यम से आपने काम ऐसा किया है कि आपको कानून के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी और आपका जीवन का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो क्या आप इसमें ऐसा कह सकते हो कि मेरे पास तो जीवन का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, या फिर मुझे जेल में बंद नहीं रख सकते, तो मेरा राइट है। राइट है आपका, लेकिन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आपका ये राइट छीना जा सकता है। ठीक है, तो ये सरकार के पास ये वाली पावर होती है। आई थिंक आपको इसका मतलब अब समझ में आ गया होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अधिकार छीना जा सकता है, अदरवाइज नहीं छीना जा सकता, हमारा अधिकार बना रहता है। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर बहुत सारे और भी राइट्स आते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, आवास का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, ठीक है, सोने का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, और दो जो मैं आपको बता रही हूं अब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिजिटल अधिकार, मतलब कि डिजिटल जो आपका इंटरनेट वगैरह है उसके उपयोग का अधिकार है आपके पास, प्लस क्या है, पर्यावरण या फिर ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के विरुद्ध अधिकार। आप देखते हो यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को जलवायु परिवर्तन भी बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज भी बोल सकते हो इसको, क्या बोलो, इसके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड क्या रहेगा, क्लाइमेट चेंज अच्छा वर्ड रहेगा इसके लिए। क्या चीज, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, हिंदी में ही लिख देते हैं, जलवायु परिवर्तन के, जलवायु परिवर्तन के, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध अधिकार। ये जो दो अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी अभी ऐड किए गए हैं, इसलिए इनको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 के अंदर जो भी अधिकार शामिल किए जाते हैं उस पे गवर्नमेंट उस पे या फिर क्या है आपका आयोग या फिर जो भी एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निजता का अधिकार, निजता का अधिकार ये किसके अंदर शामिल है, ये आर्टिकल नंबर 21 के अंदर शामिल है। निजता का अधिकार मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे कि आर्टिकल नंबर 21 को के अंदर ही निजता के अधिकार को इंटीग्रल माना गया है। पहले हम इसको डिमांड कर रहे थे, पहले हमारा एक दावा था, दावा के बाद जब इसको मान्यता दे दी गई पुट्टुस्वामी केस में, तो इसको क्या मान लिया गया, हमारा अधिकार मान लिया गया। और अधिकार भी किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। इतने सारे अधिकार आते हैं, और भी बहुत सारे अधिकार आते हैं, वो किसके अंदर लिखे गए हैं, आपकी पीडीएफ के अंदर लिखे गए हैं, उसको जाके देख लेना। ये सारे ही अधिकार जीवन जीने के अधिकार में शामिल हैं। यदि आपको एक अच्छा गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना है तो आपको केवल उठना और सोना ही नहीं होता, ये सारी चीजें आपको एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक होती है। अच्छी शिक्षा आपको मिलनी चाहिए, अच्छा घर आपके पास रहने के लिए हो, स्वच्छ पर्यावरण हो, अच्छा पानी हो, डिजिटल आपके पास राइट होना चाहिए। आज के जमाने में ये भी जरूरी हो गया, इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये राइट अभी शामिल किया गया है। पर्यावरण प्रदूषण जिस तरीके से हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, उसके विरुद्ध अधिकार आपके पास है। तो सारी चीजें इनको सबको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, आर्टिकल नंबर 21 के बाद 21 क्लॉज ए, मतलब कि अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। जहां पे भी आपको ये ए लगा मिल जाए ना आगे, ए बी सी या फिर जो भी है, तो नॉर्मली चीजें वो क्या होती है, अमेंडमेंट से ऐड की गई होती है, संशोधन से ऐड की गई होती है। कुछ ऐड हमें यहाँ पे करने की जरूरत लग रही है, तो हमने बस ए पॉइंट डाला और उसमें चीजें ऐड कर दी। संविधान में संशोधन के माध्यम से इनको ऐड किया गया है। तो संविधान में संशोधन किया, तो कौन से नंबर का संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा
जोड़ा गया, तो किसके द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंदर है क्या? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों हेतु निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसके अंदर हमने क्या देखा? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना क्या होगा? इनका अधिकार होगा। यदि इनको नहीं मिलती है तो ये क्या कर सकते हैं? इसके खिलाफ जाके अपना मत रख सकते हैं। इनके जो पेरेंट्स है वो गार्जियन इनके लिए आवाज उठा सकते हैं कि देखो 6 से 14 साल तक का बच्चा है, इसको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना जरूरी है। तो ये क्या है? हमारा शिक्षा का अधिकार। इसको लागू करने के लिए ये जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इसमें बोला गया कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आई? सरकार द्वारा इसे लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार, सरकार ने तो बोल दिया, गवर्नमेंट ने मतलब कि संसद ने बोल दिया ऐड करके कि शिक्षा का अधिकार अब से आपका अधिकार होगा, लेकिन इसको लागू करने के लिए एक कानून बनाने की जरूरत थी संसद को। तो सरकार ने इसके लिए क्या कानून बनाया? संसद द्वारा, लिखो, संसद द्वारा इसे लागू करने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2009 बनाया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया, जो 2010 से लागू हुआ। अब देखो ये अमेंडमेंट कब आया था? 2002 में आ गया था। बोल दिया था कि बच्चों को ऐसा अधिकार मिलेगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट है। लेकिन इस राइट को लागू करने के लिए हमने क्या देखा था कि कुछ मौलिक अधिकार तो स्वतः ही लागू हो जाते हैं और कुछ को लागू करने के लिए सरकार कानून बनाती है। सरकार मतलब हमारे यहाँ पे है संसद से, संसद कानून बनाती है। और कानून बना कौन सकता है? केवल संसद ही बना सकती है। ये भी हमने देखा था। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 35, उसके अंदर संसद कानून बना सकती है। तो संसद ने कानून बनाया आर्टिकल नंबर 21A को इंप्लीमेंट करने के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई एक्ट 2009, जिसके आपको भी पता होगा, जिसके बारे में कि जो हमारे स्कूल्स होते हैं उसमें आरटीई वाले कुछ बच्चे आते हैं, ठीक है, जिनका एडमिशन आरटीई के थ्रू होता है। उनकी फीस क्या होती है? बहुत ही मिनिमल लगती है, या फिर 0 फीस के ऊपर उनका जो क्या है एडमिशन लिया जाता है। तो ये क्या है? इस एक्ट के थ्रू ही लिया जाता है। और इस एक्ट के थ्रू किसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है? आर्टिकल नंबर 21A को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लागू कब से हुआ ये एक्ट? ये भी याद रखना है, 2010 से लागू हुआ, ठीक है। इसके बाद अगले ही पेज पे लिख लेते हैं आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यदि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तार किए जाने से पहले आपके पास क्या क्या सेफगार्ड्स मौजूद हैं? आपको पिछले वाले में क्या है? एक सेकंड, पिछले वाले में आपको दोष सिद्ध ठहराया जा रहा था। एक सेकंड, ठीक है, पिछले वाले में आपको दोष सिद्ध ठहराया जा रहा था, उससे संरक्षण था। यहाँ पे आपको गिरफ्तार करने आए हैं, और गिरफ्तार करने आए हैं तो आपके पास क्या क्या संरक्षण मौजूद है? अभी आप दोष सिद्ध ठहराए नहीं गए हो, दोष सिद्ध नहीं हुआ है, उससे पहले ही आपके पास जो जो संरक्षण मौजूद हैं
जो जो बातें आप कह सकते हो गिरफ्तार किए जाने से पहले, या फिर यदि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके तुरंत बाद एक दिन के अंदर आपके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, वो किस में आते हैं, हमारा आर्टिकल नंबर 22। इसमें क्या आता है, गिरफ्तारी और निरोध भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गिरफ्तारी और निरोध। गिरफ्तारी और, इसको पूरा लिखो जो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। पहली बात तो इसमें ये कि निरोध का मतलब क्या होता है, निरोध का मतलब भी क्या होता है, डिटेन करना, पकड़ के रखना। ठीक है, आपको पकड़ के किसी ने रख लिया है तो आपके पास क्या क्या सेफगार्ड्स हैं, तो ये क्या है, गिरफ्तार कर लिया, निरोध कर रख लिया, आपको पकड़ लिया। ठीक है, तो अब इसमें गिरफ्तारी क्या होती है, दो टाइप की होती है, पहले तो ये समझो गिरफ्तारी क्या है, दो प्रकार की हो सकती है। इसको क्या बोलेंगे हम, पहली है साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया जाना, मतलब कि पकड़ा जाना। दूसरा क्या है, निवारक निरोध, या फिर आप इसमें क्या बोल सकते हो, साधारण कानून के तहत निरोध, निवारक निरोध का मतलब समझो। पहला तो आपको सबको पता है, यदि आपने किसी, कोई भी हमारा देश में साधारण कानून है उसका यदि आपने क्या किया, उल्लंघन किया, तो आपको क्या किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा। ठीक है, कोई भी कानून हो सकता है, जैसे हमने चोरी का डिस्कस किया, चोरी कर ली, मर्डर कर दिया, ये सारी चीजें हैं जिसके तहत यदि आपने कोई भी क्राइम किया है तो आपको पकड़ा जाएगा, उसके तहत भी आपके पास कुछ सेफगार्ड्स हैं। दूसरा क्या है हमारा, निवारक निरोध मतलब आपने अभी कोई क्राइम किया नहीं है। ठीक है, निवारक, पहले ही आपको क्या किया जा रहा है, पहले ही आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, शक के, या फिर अच्छा वर्ड लिखो, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। ऐसा नहीं है आपने कोई क्राइम किया है, लेकिन आप क्राइम कर सकते हो भविष्य में, ऐसा सोच के, ऐसा मान के आपको गिरफ्तार यदि किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, निवारक निरोध बोलते हैं। ये क्या है हमारा, संदेह के आधार पर होता है, इसमें आपने क्राइम किया नहीं है, इसके अंदर आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि आपने क्राइम किया है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास सेफगार्ड्स क्या क्या अवेलेबल हैं, सेफगार्ड्स क्या क्या अवेलेबल है, देखो सबसे पहले तो आपको क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले जो बताया जाएगा वो होगा, सबसे पहला जो अवेलेबल है वो क्या है, गिरफ्तारी। बहुत इनको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, जितना जितना पढ़ा रही हूँ ना बस उतना उतना ही पढ़ना है, नहीं तो इसको आर्टिकल को डिटेल में पढ़ने लगोगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। गिरफ्तारी का कारण बताया जाना, कारण बताना जरूरी। आपको कोई गिरफ्तार करने आया है तो क्या करना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए क्यों आए हो। ठीक है, रीजन बताओ, रीजन नहीं बताओगे तो मैं आपके साथ नहीं जा रहा। ठीक है, दूसरा, और यदि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है संदेह के आधार पर, तो कारण बताने से कुछ समय के लिए मना भी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई रीजन हो सकता है कि कोई व्यक्ति दंगे भड़काने वाला है, ऐसा सोच के उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसको कारण बताना जरूरी नहीं समझा जाए यदि, तो उसको कारण नहीं बताया जाएगा। पर बेसिकली है कि गिरफ्तार करने आ रहे हो तो गिरफ्तारी का कारण आपको बताना पड़ेगा। अब मान लो कि कारण बता दिया और आपको गिरफ्तार करके ले गए, फिर उसके बाद क्या होगा, गिरफ्तार करने के बाद अपनी पसंद के विधि अधिकारी, या फिर हम क्या बोलते हैं, एडवोकेट, विधि अधिकारी से परामर्श का अधिकार। अब बताओ कि यदि आपको कोई गिरफ्तार कर ले तो आप क्या करोगे, लॉयर देखोगे, कोई एडवोकेट देखोगे कि भाई देखो हमें बचाओ, इन्होंने पता नहीं क्या क्या आरोप लगा दिए, हमको यहाँ पे ले आए, हमको बंद कर दिया,
फिर हम क्या देखेंगे, कोई वकील देखेंगे जो हमारा केस लड़ सके। तो आप अपनी इच्छा के विधि अधिकारी को क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, उससे आपको मना नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज क्या है, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर स्थानीय मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर किसके पास प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो हमारा लोकल मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वो मजिस्ट्रेट देखेगा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाए हैं तो क्यों लाए हैं, प्राइमरी एविडेंसेस हैं वो क्या इस व्यक्ति के खिलाफ है, क्या इसको रखा जाना चाहिए या फिर पुलिस रिमांड पे भेजा जाना चाहिए, नहीं भेजा जाना चाहिए। यदि लगता है कोर्ट को कि ये ठीक है, इस व्यक्ति को बेमतलब में ले आए हैं, तो उसको फ्री कर दिया जाएगा, उसकी दलीलें सुनी जाएंगी। ये व्यक्ति अपना वकील भी लेकर आएगा, वो भी इसके लिए दलीलें देगा। यदि लगता है कि इसने कोई अपराध किया है तो इसको पुलिस रिमांड पे आगे और इंक्वायरी के लिए भेजा जाएगा। तो ये 3 चीजें आपके पास अवेलेबल है यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है आर्टिकल नंबर 22 के तहत। आप यदि आपकी इन कानूनों के तहत गिरफ्तारी हो रही है तो आपके पास ये सेफगार्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इतनी चीजें रखते हैं। आर्टिकल नंबर 22 यहाँ पे आपका खत्म होता है। आर्टिकल नंबर 22 खत्म होने के साथ आपका राइट टू फ्रीडम यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हमारा शुरू होगा आर्टिकल नंबर 23 और 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आज की क्लास को जितना हमने पढ़ा उतना रिवाइज करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, टाइम देख लेती हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो ये क्या है, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। आर्टिकल नंबर 19 तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। 19 के अंदर 6 स्वतंत्रताएं हैं हमारे पास। 19 के अंदर 6 स्वतंत्रताएं जो थी वो भी एक बार देख लो। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, समूह संघ और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता, भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, और बस गए तो वहां पे वृत्ति, आजीविका, कारोबार या पेशा चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आज के बाद हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि आपको दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो क्या आपके पास उपाय हैं। पहला उपाय हमारे पास यह है कि जिस दिन कोई क्राइम किया है उस दिन यदि उसके लिए कोई कानून मौजूद नहीं है तो आपको सजा नहीं दी जाएगी। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी और खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 3 चीजें इसमें पढ़ी, पीडीएफ में से जाके देख सकते हो। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल नंबर 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बजाय आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि विधि ने कोई प्रक्रिया स्थापित कर दी है तो आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है। आर्टिकल नंबर 21 के अंदर क्या क्या चीजें हैं, शिक्षा, आवास, स्वच्छ पर्यावरण, जिसमें से ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये 2 याद रखने हैं। ठीक है, ये स्टार जो बनाए हैं, डिजिटल अधिकार, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध अधिकार और निजता का अधिकार, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो याद रखनी है, ये बड़ी लिस्ट है, पीडीएफ में से जाके और देख सकते हो। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि 86वें संविधान संशोधन, ए लगा हुआ है मतलब अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ए बी सी कुछ भी लगाया तो मतलब ऐड किया गया है। क्योंकि यदि ओरिजिनल में ऐड करना होता तो हम एक नया ही आर्टिकल बना देते, 21 के बाद 22 लिखते हैं, 21 ए क्यों लिखेंगे। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से ऐड किया गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य शिक्षा का, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान करता है। संसद ने इसे लागू किया, संसद ने इसे लागू करने के लिए कानून बनाया, राइट टू एजुकेशन। 2009 का अधिनियम है, 2010 में लागू हुआ था। 21 ए के बाद हमने देखा 22 में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण है।
कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको संरक्षण दिया जा सकता है। गिरफ्तार करने के लिए आपको आ रहा है कोई तो आप उससे रीजन पूछोगे। रीजन पूछने के बाद यदि आपको ले जाया जाता है तो आपको अपने पसंद के विधि अधिकारी से परामर्श करने का अधिकार होगा। आप कंसल्ट कर सकते हो अपने लॉयर से, अपने एडवोकेट से। इसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको क्या किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपको लोकल मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। करा जाना आवश्यक है, ठीक है। फिर वो मजिस्ट्रेट बताएगा कि आपने कोई चीज सही की है या गलत की है या फिर नहीं की। बाकी चीजें आगे फिर कोर्ट के हाथ में है। तो यहाँ तक हमारा राइट टू फ्रीडम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन आर्टिकल नंबर 23, 24 और 25 से 28 ये वाले आर्टिकल कंप्लीट करेंगे, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। तो आज की क्लास में इतना ही है। मैं फिर कह रही हूँ, जितना हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उतना आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करते रहो। बाद में हम लोग भी क्वेश्चंस का सेशन लगाएंगे, लेकिन आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर की बुक खोलें, उसमें फिर टॉपिक में जाएं फंडामेंटल राइट, और फिर वहां पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।